Bismillahirrahmanirrahim. Second year biology, chapter number 16. Today we are discussing about movement in plants. तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स दोनों मूवमेंट शो करते हैं. द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्टिमुलाई. बेसिकली स्टिमुलाई किसे कहते हैं? एनी चेंज इन इन्वायरमेंट इट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल. यहाँ जो भी चेंज होगी उसके रिस्पॉन्स में ऑर्गेनिज़म जो है वो कोई ना कोई रिएक्ट शो करता है, रिस्पॉन्ड करता है. ये एक लिविंग ऑर्गेनिज़म का करैक्टर होता है कि इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करना, वो इन्वायरमेंट एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो. तो हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. प्लांट्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज़म है, लिहाजा ये इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करता है. तो इसका मतलब है ये मूवमेंट भी करेगा. टाइप ऑफ मूवमेंट, हमने ऑर्गेनिज़म्स को, प्लांट्स को दो टाइप्स में, मेजर दो टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है. पहली जो उसकी टाइप है वो है ऑटोनॉमिक मूवमेंट और दूसरी है पैराटोनिक मूवमेंट. ऑटोनॉमिक मूवमेंट ऐसी मूवमेंट होती है जो कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है और ये इंटरनल कॉज की वजह से होगी. इसमें जो मेजर कॉज होगा वो इंटरनल होगा. दूसरी तरफ जो पैराटोनिक मूवमेंट है ये ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें हम एक्सटर्नल कॉज को डिस्कस करते हैं. ठीक है, द मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज. अब ऑटोनॉमिक मूवमेंट की आगे फर्दर तीन टाइप्स हैं. पहली है टैक्टिक मूवमेंट, दूसरी है टर्गर मूवमेंट एंड थर्ड वन इज़ ग्रोथ मूवमेंट. ऑन दी अदर हैंड जो पैराटोनिक मूवमेंट है इसमें इसकी दो टाइप्स हैं. पहली है ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरी है नास्टिक मूवमेंट. सबसे पहले हम टैक्टिक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे. दीज आर द मूवमेंट ऑफ एन इंटायर सेल और ऑर्गेनेली. फॉर एग्जांपल लोकोमोशन ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई. ये ऐसी मूवमेंट है जिसमें एक पूरा का पूरा सेल, प्लांट की बॉडी का सेल या फिर उसमें मौजूद ऑर्गेनेलिस एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट कर जाती है. और क्यों करती है? ड्यू टू इंटरनल कॉज. इसको हम टैक्टिक मूवमेंट में कंसीडर करते हैं. अब टैक्टिक मूवमेंट पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. अगर तो ये जो मूवमेंट हो रही है एक सेल की, ऑर्गेनेलिस की, ये टुवर्ड दी सोर्स या स्टिमुलाई की तरफ हो, ठीक है, तो उसको हम पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं. और अगर ये मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस हो तो उसको हम नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट में कंसीडर करते हैं. ठीक है, द मूवमेंट टुवर्ड द स्टिमुलस इट इज़ नोन एज पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट एंड द मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस कॉल्ड नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट. अब टैक्टिक मूवमेंट की फर्दर दो टाइप्स हैं. एक को हम कहते हैं फोटोटैक्टिक मूवमेंट और दूसरे को हम क्या कहते हैं? कीमोटैक्टिक मूवमेंट. सबसे पहले हम फोटोटैक्टिक मूवमेंट को डिस्कस करेंगे. तो फोटो मीन होता है लाइट. बेसिकली यहाँ पे लाइट फॉल करेगी, लाइट का जिक्र करेंगे. इट इज़ अ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट. हम यहाँ पे लाइट को एज अ स्टिमुलस जो है वो पढ़ेंगे. द मूवमेंट मे बी टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट, जिसको हम पॉजिटिव कहेंगे, पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट हो रही है. और अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, इसको हम नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट कहेंगे. ठीक है, अब इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है जो बुक वाले ने यहाँ पे मेंशन किया वो है द पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट इज़ द पैसिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू साइक्लोसिस एंड दिस मूवमेंट हेल्प द क्लोरोप्लास्ट टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. इसमें उसने एग्जांपल दी है कि प्लांट के सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये फोटोसिंथेसिस करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होंगे वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा होगा. अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या चीज़ रिक्वायर है? लाइट. तो लाइट जहाँ पे पड़ेगी एक लीफ की सरफेस पे, जहाँ लाइट ज़्यादा पड़ेगी इसका मतलब है कि वहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा हो सकता है. तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो साइक्लोसिस की मदद से, साइक्लोसिस बेसिकली मूवमेंट या फिर हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म की मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम को हम साइक्लोसिस कहते हैं. ठीक है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है ये मूव करता है. अब वो ये मूव क्यों करेगा? बिकॉज सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मौजूद होती है जिसको हम एक्टिन प्रोटीन कहते हैं. ये हम आगे जाके
स्पोर्ट एंड मूवमेंट में हम इसी चैप्टर में बल्कि मसल्स में जाके एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये प्रोटीन्स पढ़ेंगे। दीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब इसमें जो एक्टिन है ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। इसकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि साइटोप्लाज्म मूव करता है, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम से या मूवमेंट से क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भी एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करता है। अब ये वहाँ जाएगा जहाँ पे लाइट ज़्यादा फॉल कर रही है, बिकॉज ज़्यादा लाइट फॉल करेगी तो वहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है। तो ये पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट की एग्जांपल है, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है टुवर्ड द सोर्स, जो बेसिकली हमारा जो सोर्स है या स्टिमुलस है वो लाइट है, तो उसकी तरफ जा रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट में कंसिडर करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप है, उसको चला के देखते हैं कि मूवमेंट जो है वो क्लोरोप्लास्ट की वो कैसे हो रही है। लेट्स सी। आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म में मौजूद जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये मूव कर रहे हैं। बेसिकली ये एक सेल नज़र आ रहा है आपको, इसी तरह साथ में बहुत सारे नेबरिंग सेल्स हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहा है। जैसे जैसे साइक्लोसिस होती है या जो एक्टिन प्रोटीन है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, उससे साइटोप्लाज्म मूव करता है, तो साथ साथ ये भी मूव करते हैं। तो ये उस जगह पे जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे लाइट ज़्यादा फॉल कर रही है। इसके बाद अगली चीज़ जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वो है कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब यहाँ पे भी उसके नाम से ज़ाहिर है कि यहाँ पे जो स्टिमुलाई होगा वो कोई ना कोई केमिकल होगा। तो बेसिकली हम पढ़ते हैं द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ केमिकल, दिस इज़ नोन एज कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब द मूवमेंट shows by sperm of liverwurst, mosses, ferns toward the archegonia in response to the stimuli of nucleic acid released by the ovum is one such example। जो लिवरवस्ट, मॉसेस एंड फर्न्स, इनमें क्या होता है, इनमें एक पार्ट होता है मेल पार्ट जिसको हम एंथ्रीडिया कहते हैं, और दूसरा होता है एक फ़ीमेल पार्ट जिसको हम आर्चिगोनिया कहते हैं। एंथ्रीडिया जो है स्पर्म प्रोड्यूस करता है और आर्चिगोनिया में एग पड़ा हुआ होता है। अब इन ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की नीड होती है। तो जो स्पर्म होता है ये क्या करता है, मूव करता है, स्विम करता है टुवर्ड दी आर्चिगोनिया। अब आर्चिगोनिया में जो एग मौजूद है उसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो केमिकल रिलीज़ करेगा जो डिटेक्ट करेगा स्पर्म, और ये क्या करेगा, उसी आर्चिगोनिया के पास चला जाएगा। तो ये जो मूवमेंट हो रही है इसको हम क्या कहेंगे, कीमोटैक्टिक मूवमेंट हो रही है। अब आपके सामने एक एंथ्रीडिया पड़ा हुआ है, इसमें एक स्पर्म है, ये स्पर्म मूव करेगा और किधर जाएगा, आर्चिगोनिया के पास, जहाँ पर ये फर्टिलाइज हो जाएगा। अब इसको कैसे पता कि इसने किधर जाना है, क्योंकि ये केमिकल को डिटेक्ट कर रहा है। उसके बाद आती है हमारे पास टर्गर मूवमेंट। The movement is due to the differential change in the turgor and the size of the cell as a result of gain or loss of water। अब ये टर्गर मूवमेंट कैसी मूवमेंट है, ऐसी मूवमेंट जिसमें डिफरेंशियल चेंज होता है टर्गर में, पानी के प्रेशर में डिफरेंशियल चेंज होता है। एक जगह पे ज़्यादा प्रेशर होता है तो उसकी ऑपोजिट साइड पे कम होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल चेंज इन टर्गर। द रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स इन टच मी नॉट प्लांट एंड स्लीप मूवमेंट ऑफ द प्लांट फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी। अब हमारे पास दो तरह की एग्जांपल इसने दी है यहाँ पे, एक को हम टच मी नॉट प्लांट कहते हैं या मिमोसा प्लांट कहते हैं, और दूसरी हमारे पास एग्जांपल है स्लीप मूवमेंट की। पहले हम स्लीप मूवमेंट को पढ़ते हैं बेटा। बीन प्लांट एंड सम मेंबर ऑफ लेग्यूम फैमिली लोअर देयर लीव्स इन द इवनिंग एंड राइज देम इन द मॉर्निंग, दीज आर नाउन एज स्लीप मूवमेंट। ये बीन प्लांट और लेग्यूम फैमिली जो फलीदार प्लांट होते हैं जैसे मटर के प्लांट है, वो रात को क्या करते हैं, क्लोज हो जाते हैं और दिन को राइज हो जाते हैं। अब ये होता क्यों है इसको देख लेते हैं। द स्लीपिंग मूवमेंट आर ड्यू टू द डेली चेंज इन द टर्गर प्रेशर इन द पल्विनस। पल्विनस बेसिकली एक स्वेलन पोर्शन है जो कि पेट्यूल से जो पेट्यूल है वहाँ से राइज होता है, और ये एक स्वेलन पोर्शन है। इसमें टर्गर प्रेशर की कम या ज़्यादा होने की वजह से ये जो लीफ हैं या तो राइज होते हैं या फिर ये क्लोज हो जाते हैं। अब हम इसको देखते हैं। द पल्विनस इट इज़ अ स्वेलन पोर्शन ऑफ द पेट्यूल which is composed of parenchymatous cells with relatively large intercellular spaces and central stand of vascular tissues। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि पल्विनस का जो नीचे वाला पार्ट है, लोअर पार्ट है, अगर वहाँ पे जो है वो टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो तो क्या होता है, टर्गर प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से वो जो पार्ट है वो स्वेल होता है और लीफ इरेक्ट रहते हैं। अगर उस पार्ट में, लोअर पार्ट में टर्गर प्रेशर कम हो एज़ कम्पेयर टू द अपर पार्ट,
तो लीफ क्या होते हैं, क्लोज़ हो जाते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है, दिन के वक्त क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा हो रहा होता है और ग्लूकोज बढ़ रहा होता है, तो ग्लूकोज के बढ़ने की वजह से वहाँ पे सल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है, तो इर्द गिर्द से पानी क्या होता है, सारा का सारा उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे सल्यूट की मिकदार ज़्यादा है। क्योंकि हमने पढ़ा है वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। तो इस तरह जो है वो लीफ इरेक्ट रहता है, राइज रहता है। और अगर रात को क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो हो जाता है और ग्लूकोज की अमाउंट कम हो जाती है, लिहाजा वहाँ से वाटर भी माइग्रेट कर जाता है और वो जो लीफ है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इसके बाद when the turgor pressure on the lower side of the pulvinus increases, the leaf rise and become horizontal, and when the turgor pressure decrease on the lower side of the pulvinus, the leaf lower and go to the sleep position। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। अगली जो टाइप है वो है रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। व्हेन द कंपाउंड लीफ ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट मिमोसा इज टच्ड, द लीफलेट फोल्ड टुगेदर एंड दिस response takes a second or two, resulting from rapid loss of turgor by the cells in pulvinus at the base of each leaflets। जब भी मिमोसा प्लांट को हम टच करते हैं तो क्या होता है कि वो फ़ौरन ही जो है वो लीफलेट जो है वो क्लोज़ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है वो 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है वो देख लेते हैं। The investigation has shown that the potassium ion move first, which causes the water to leave the cell by exosmosis। अब जब भी हम किसी प्लांट को टच करते हैं तो उस जगह पे, उस एरिया पर से पोटाशियम आयन क्या करते हैं, एक दूसरे एरिया पे माइग्रेट कर जाते हैं। और जैसे ही पोटाशियम आयन माइग्रेट करते हैं, इसका मतलब है सल्यूट माइग्रेट कर गया है। तो वहाँ जहाँ वो चले गए हैं, पोटाशियम आयन चले गए हैं, वहाँ पे सल्यूट की अमाउंट बढ़ जाती है और जहाँ से निकल के गए हैं वहाँ पे कम हो जाती है, लिहाजा वहाँ पे पानी ज़्यादा हो गया। अब पानी क्या करेगा, उस एरिया पे जाएगा जहाँ पे सल्यूट की अमाउंट बढ़ी हुई है। तो इसके जाने से, सेल्स से निकलने से, ड्यू टू एक्सोस्मोसिस वहाँ पे टर्गर प्रेशर कम हो जाता है एंड उसी टाइम पे क्या होता है कि लीफ जो है वो क्लोज हो जाते हैं। इट टेक्स अबाउट 10 मिनट्स टू रीगेन द टर्गर, और उस जगह पे जो टर्गर प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए तकरीबन 10 मिनट का टाइम जो है वो दरकार होता है एंड रिस्टोर द इंटरनल टर्जिडिटी ऑफ द लीफ। ये आप सामने देख रहे हैं बेटा, एक लीफ है जिसको अगर टच करें तो वो फ़ौरन ही क्लोज़ होना शुरू हो जाता है। एक छोटा सा क्लिप है, उसको देख लेते हैं। ये देखें ज़रा, जैसे ही उसको टच किया है वो फ़ौरन ही क्लोज़ हो गया। अब इसको दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए तकरीबन 10 मिनट का टाइम दरकार होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ मूवमेंट की। द ग्रोथ मूवमेंट आर ड्यू टू द अनइक्वल ग्रोथ ऑन द two side of the plant organ like stem, root, tendrils, buds, and these are 3 type of growth movement। अब दो ग्रोथ मूवमेंट ऐसी मूवमेंट है जिसमें अनइक्वल ग्रोथ होती है दोनों साइड्स पे, कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे कम, तो इसको हम ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं बेटा। पहली है एपिनास्टी, दूसरी है हाइपोनास्टी एंड द थर्ड वन इज़ न्यूटेशन। एपिनास्टी को डिस्कस करते हैं। वो कहता है द अपर सरफेस ऑफ द लीफ इन बड कंडीशन शोज मोर ग्रोथ एज कम्पेयर विद द लोअर सरफेस। दिस लीड टू द ओपनिंग ऑफ द बड एंड इट इज़ ड्यू टू द ऑक्सीजन। अगर किसी भी जगह प्लांट के पेटल्स या लीफ पर से जो अपर सरफेस ऑफ द लीफ है वहाँ पे अगर ज़्यादा ग्रोथ होती है एज़ कम्पेयर टू द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, तो जो बड होगा वो ओपन होगा और इसका जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है उसको हम ऑक्सिन कहते हैं। ऑक्सिन एक ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है जो कि कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में जाके हम पढ़ेंगे। इसी तरह हाइपोनास्टी है, कहता है इफ़ द ग्रोथ इन द लोअर साइड ऑफ द लीफ इन बड कंडीशन is more than that of the upper surface, then the bud will remain closed and it is due to the gibberellin। तो आपके सामने 2 फिगर नज़र आ रही हैं बेटा। एक ऊपर वाली सरफेस है जहाँ पे अगर ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, ठीक है, एक लीफ की सरफेस है, एक ऊपर अपर सरफेस है और एक नीचे लोअर सरफेस है, एक एडेक्सियल सरफेस है और एक एबैक्सियल सरफेस है। अब अगर ऊपर वाली सरफेस पे ज़्यादा ग्रोथ होगी तो बड ओपन रहेगा, और अगर नीचे वाली सरफेस पे ज़्यादा ग्रोथ होगी एज़ कम्पेयर टू द अपर सरफेस तो क्या होगा, बड क्लोज हो जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद है न्यूटेशन। द ग्रोइंग टिप ऑफ द यंग स्टेम मूव्स इन अ zigzag फैशन ड्यू टू द अल्टरनेट चेंज इन द growth on opposite side of the apex and this mode of growth is known as nutation।
ये देखें ज़रा, वो कहता है कि द ग्रोइंग टिप ऑफ द यंग स्टेम मूव इन अ जिगजैग फैशन ड्यू टू अल्टरनेट चेंज इन द ग्रोथ ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द एपेक्स। कि एपेक्स जो है, जो उसका टॉप है, वहाँ पे एक साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होती है तो दूसरी साइड पे कम होती है, और जब दूसरी साइड पे ज़्यादा होती है तो पहली वाली जो साइड थी वहाँ पे कम होती है। इससे क्या होता है, एक जिगजैग फैशन जो है वो आपको शो होता है। जो घरों में बेलें वगैरह लगाई होती हैं, ट्रेंडल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये जो है वो स्पोर्ट के अराउंड जो है वो घूम फिर रही होती हैं, और दिस इज़ नोन एज न्यूटेशन। अब जो है वो हम देख लेते हैं कि न्यूटेशन पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बेटा। इसके अलावा हाइपोनास्टी और एपिनास्टी में डिफरेंस आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके अलावा रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स के बारे में पूछा जा सकता है। स्लीप मूवमेंट के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बेटा। इसके अलावा टर्गर मूवमेंट क्या होती है, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। कीमोटैक्टिक मूवमेंट और फोटोटैक्टिक मूवमेंट में डिफरेंस आ सकता है। इसके अलावा टैक्टिक मूवमेंट कौन सी होती हैं और ऑटोनॉमिक मूवमेंट कौन सी होती हैं, या पैराटोनिक मूवमेंट कौन सी होती हैं, या इस शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, या फिर पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पैराटोनिक मूवमेंट पे आ सकता है। तो आप ये सारा कुछ लिखेंगे। जी बेटा, आज का टॉपिक आपको जो है वो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी अगर कन्फ्यूजन है आपको या कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।